हेलो बच्चा लोग, कक्षा 10 का एग्जाम काफी नजदीक है। कुछ समय बचे हुए हैं, महीने 2 महीने के। तो इन समयों में हम अगर चैप्टर का रिवीजन अच्छे से कर लेते हैं तो हमारी जितनी पढ़ाई की चीजें हैं वो काफी ज्यादा इम्प्रूव हो जाएंगी और एग्जाम में हम सही से लिख पाएंगे। उम्मीद है कि आप सब लोग इसे वॉच करोगे और सीखोगे इन चीजों से कि आप लोग किस प्रकार के स्टडी किए हो और कितना अभी स्टडी बाकी है। हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, वो क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा आते हैं हम उनको रिपीट करते हुए ढेर सारी चीजें पढ़ेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप इसे देखेंगे जरूर। हालांकि कुछ बच्चे इसे इग्नोर करेंगे, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में ये चीजें काफी मायने रखती हैं। रिवीजन सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी तैयारी को करने का। अगर आपने पढ़ाई कर लिया है तो रिवीजन काफी जरूरी होता है। आइए स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से, साइंस का। साइंस का जो पहला चैप्टर है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में ढेर सारे अलग अलग प्रकार के रिएक्शन दिए गए हैं। सिर्फ ये सिखाया गया है कि कितनी प्रकार की अभिक्रियाएं हमें पढ़नी है, जाननी है। मोस्टली 4 प्रकार की अभिक्रियाएं इसमें दी गई हैं, उन चारों का हम लोग अध्ययन करेंगे। एक्चुअली रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है? जब कोई भी पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करके तीसरा पदार्थ बनाता है, या फिर कोई पदार्थ टूट करके अलग अलग पदार्थ बनाता है, या फिर एक पदार्थ दूसरे से रिएक्शन करेगा, उसमें से कुछ एलिमेंट बाहर चले जाएंगे, कुछ एलिमेंट बच जाएंगे, उससे जो रिएक्शन होगा, ये सारे रिएक्शन नए पदार्थ को बनाते हैं। और नए पदार्थ तभी बनेगा जब उसमें नए नए गुण आते हैं। जैसे कि देखिए, अगर हमें यह पहचानना हो कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे हुई है तो हमें 2-4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम देखें तो ताप बदलना एक पहचान है रासायनिक अभिक्रिया की। गैस क्या निकलना, अगर कहीं से गैस निकल रहा है तो हम समझ सकते हैं कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अगर हम बात करें किसी प्रकार के अवस्था का बदलना, यानी कि अवस्था परिवर्तन भी इसी चीज की निशानी है। इसके अलावा अवक्षेप निर्माण की बात, इन सब चीजों से हम पता कर पाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है। नए पदार्थ बनेंगे, नए गुणों के साथ बनेंगे, तो ऐसी अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाएंगी। ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से हम जान पाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं। ताप बदलना, रंग परिवर्तन भी एक शामिल होता है। अगर आप यहाँ पे ये भी लिख पाए तो अच्छा रहेगा। रंग परिवर्तन भी देखने को मिलता है रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि ये जो घटनाएं हैं अगर हमें कहीं से कहीं नजर आ रही है तो हम समझ जाएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है नए गुणों के साथ, नए गुणों के साथ नए पदार्थ का निर्माण। नए गुणों के साथ नए पदार्थ के निर्माण को ही हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। जैसे कि एक पदार्थ है हमारे पास X, एक पदार्थ है हमारे पास Y, इन्होंने रिएक्शन किया, एक नया पदार्थ मान लेते हैं कि XY बन रहा है। तो जो गुण इसका होगा और जो गुण इसका होगा, इन दोनों के गुणों से डिफरेंस इसका गुण होगा, यानी कि इसके जितने गुण होंगे वो सबके सब नए होंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर हाइड्रोजन गैस ने ऑक्सीजन गैस के साथ में अभिक्रिया की तो यहाँ पे एक नया पदार्थ बनाता है जिसका नाम है H2O, या फिर हम लोग पानी बोलेंगे, वाटर बोलेंगे, जल बोलेंगे। तो हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो ज्वलनशील है। हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो ज्वलनशील है, और ऑक्सीजन ऐसी गैस है जो जलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि ये गैस जलाने वाली गैस है। बिना ऑक्सीजन का कहीं भी आग नहीं लगता, इसीलिए आग बुझाने वाले यंत्र में ऑक्सीजन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो ऑक्सीजन को हटाता है, जिससे कि आग बुझ जाती है। और ये जो जल है ये आग बुझा देती है। इसका काम क्या है? आग बुझाना इसका काम है। तो आप जरा देखो इसको ध्यान से, तो आपको समझ में आएगा कि हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील है और ये ऐसी गैस है जो जलाती है। लेकिन अगर हम जल की बात करेंगे तो इनके दोनों की क्वालिटी जस्ट अपोजिट है। ये आग को बुझाने का काम कर रहा है। तो नए नए जो गुण आएंगे
उसी से शो होगा कि नया पदार्थ बना है, और नया पदार्थ बनने का मतलब है कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है, और रासायनिक परिवर्तन का मतलब रासायनिक अभिक्रिया होती है। हमें रासायनिक अभिक्रिया को दिखाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, हम इन संकेतों का यूज करते हैं। ये संकेत हैं, इससे हमें हाइड्रोजन का पता चलेगा, इससे ऑक्सीजन का, इससे जल का सूत्र में पता चल रहा है। तो ये जो अणुसूत्र और परमाणुओं के जो चिन्ह होते हैं, तत्वों को दिखाने के लिए जो संकेत यूज किए जाते हैं, उन संकेतों का एक प्रारूप बना करके हम यहाँ पे लिखते हैं कि H2 + O2 = H2O। तो ये जो प्रारूप है, ये जो ढांचा है संकेतों का, चिन्हों का, इसे ही हम रासायनिक समीकरण बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो आप ये परिभाषा इंप्लीमेंट कर दोगे वहां पे कि नए गुणों के साथ नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। अब हमें इसे प्रदर्शित करना है, तो रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने वाले, हालांकि ये डिफिनीशन पूछे नहीं जाएंगे, शब्दों व संकेतों के प्रारूप, शब्दों व संकेतों के प्रारूप को ही क्या बोलेंगे हम लोग, रासायनिक समीकरण। ये आपका डिफिनेशन हो गया। हालांकि ये पूछा आपसे नहीं जाएगा कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जनरल सा क्वेश्चन इसके आगे से आएगा, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि रासायनिक समीकरण क्या है। तो रासायनिक समीकरण का मतलब रासायनिक अभिक्रिया को दिखाने जाने वाले जो भी समीकरण में संकेत व चिन्ह प्रारूप किए जाएंगे, इसी प्रारूप को ही हम लोग बोलते हैं रासायनिक समीकरण। इनकी अवस्थाएं भी लिखी जाती हैं, जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, H2 लिखा है, ये गैसीय स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे, ये भी गैसीय स्टेट में होता है, तो ये अवस्थाओं को शो करेंगे। ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड कंडीशन में पाया जाता है, इसके लिए L का सिंबल यूज किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो नीचे लिखा हुआ G शब्द है, ये इसकी अवस्था बताता है कि ये किस अवस्था में है। तो हालांकि रासायनिक समीकरण में इन चिन्हों को कई जगह पर नहीं लिखा जाता, लोग समझ जाते हैं अपने से ही कि किस अवस्था में है, लेकिन वहां पर लिखना चाहिए, इससे रासायनिक समीकरण और अच्छे तरीके से समझ में आता है। अवस्थाएं कितने प्रकार से किन किन चिन्हों के साथ लिखी जाती हैं देखते हैं। अगर ठोस अवस्था है, अगर हम ठोस अवस्था की बात करेंगे, तो यहाँ पे सॉलिड का पहला चिन्ह S लिखा जाता है, इंग्लिश में तो सॉलिड ही बोलेंगे इसे। तो सॉलिड का कौन सा चिन्ह यूज करते हैं हम लोग, S चिन्ह यूज करते हैं। अगर तरल अवस्था है, तरल या फिर हम द्रव बोलेंगे लिक्विड, तो इस अवस्था में हम लोग L चिन्ह का यूज करते हैं। अगर हमें कहीं से गैसीय अवस्था देखने को मिल गई, तो गैस अवस्था में हम जिस अक्षर का यूज करते हैं। और अगर कहीं से हमें जलीय विलयन देखने को मिला, जलीय विलयन किसी लिक्विड में किसी ठोस पार्टिकल के घोल को बोला जाता है, उसी को हम लोग एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। एक्वस जलीय विलयन, जिसे हम लोग एक्वस का नाम जानते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में जो एक्यू शब्द है जलीय विलयन के लिए यूज होता है, यानी कि हम यहाँ पे एक्यू शब्द यूज करेंगे। यानी कि ये जो चार चीजें हैं, हम रासायनिक अभिक्रियाओं में अवस्थाओं को प्रदर्शित करने के लिए इन चिन्हों का यूज करते हैं। अगर हम बात करें परमाणुओं की, तो ध्यान से देखेंगे, आपको पता है अच्छे से कि ये जो है वो हाइड्रोजन का परमाणु है और ये जो है हाइड्रोजन का अणु है। अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो कक्षा 9 में आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लेवोसियर के द्वारा दिया गया था। उन्होंने ये बोला था कि किसी भी परिवर्तन में द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता, वो संरक्षित रहता है, द्रव्यमान चेंज होना पॉसिबल नहीं है, ये कहा गया था द्रव्यमान संरक्षण के नियम में। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो इधर के जितने भी रिएक्टेंट है, एक बात हमने यहाँ स्किप की है, वो ये है कि अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं, इनको हम लोग अभिकारक कहते हैं। इसे क्या कहा जाएगा, अभिकारक, रिएक्टेंट बोलते हैं। और जो पदार्थ बनता है, इस पदार्थ को हम लोग उत्पाद कहते हैं। ठीक, बात ध्यान से समझिएगा। अगर हमें एक नया रिएक्शन लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, Mg और O2 इज इक्वल टू, हमने बना लिया यहाँ पे MgO, हमने बनाया यहाँ पे Mg मैग्नीशियम
O2 ऑक्सीजन, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब सुनिएगा ध्यान से, ये दोनों पदार्थ रिएक्शन कर रहे हैं तो इनको हम लोग रिएक्टेंट बोलेंगे, और जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। तो ध्यान से समझिए, अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं उन्हें हम अभिकारक कहेंगे, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो बनने वाले पदार्थ हैं उन्हें हम उत्पाद बोलते हैं। तो अभिकारकों में जितने परमाणुओं की संख्या है उतनी ही परमाणुओं की संख्या उत्पाद में भी होनी चाहिए। काउंटिंग करके चेक करते हैं, जरा देखिए। तो यहाँ पे मैग्नीशियम का नंबर 1 है, ऑक्सीजन का नंबर यहाँ पे 2 है। मैग्नीशियम की क्वांटिटी 1 है और ऑक्सीजन की क्वांटिटी यहाँ पे 2 है। एक परमाणु मैग्नीशियम का और 2 परमाणु ऑक्सीजन का। यहां पर ध्यान से देखो तो मैग्नीशियम तो आपका सेम 1 ही है, लेकिन ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो गई है, 1 हो गई है, जो कि सही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे हमें इसे बैलेंस करने की आवश्यकता पड़ती है, ताकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम गलत ना हो। ऐसा नहीं है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है कि ऐसा चेंज होता ही नहीं है। यानी कि जो हमने रिएक्शन लिखा है, रिएक्शन तो सही है कि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी कम ज्यादा हो रही है। इसके लिए हमें समीकरण को बैलेंस करने की आवश्यकता पड़ती है, संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है। संतुलित कैसे करेंगे, तो नंबर आगे लगा के संतुलित करेंगे। ये जो समीकरण है हमारा वो असंतुलित है, अब हमें इसे वापस से संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित में हम नंबर बढ़ाएंगे, इसके आगे नंबर हमेशा आगे ही लिखे जाएंगे, पीछे साइड में बीच में नहीं नंबर लिखे जाते। यहाँ पर नंबर लिखना होगा तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे नंबर लिखना होगा तो इसके आगे लिखेंगे। नंबर तत्वों यौगिकों के जस्ट आगे लगाया जाता है, पीछे की ओर नहीं लगाया जाता। तो इसे संतुलित करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी बढ़ाएंगे, यानी कि इसको संतुलित करने की कंडीशन में हम क्या लिखेंगे, Mg प्लस में O2 इज इक्वल टू 2MgO। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने जैसे ही ऑक्सीजन का नंबर डबल किया, मैग्नीशियम का नंबर भी डबल हो गया यहाँ पे। तो मैग्नीशियम का नंबर का डबल होने के चलते आप इधर की क्वांटिटी अब मैच नहीं कर पाओगे। 2 ऑक्सीजन इधर, 1 मैग्नीशियम, इधर ऑक्सीजन भी 2 है, मैग्नीशियम भी 2 है। तो अगली लाइन में आप मैग्नीशियम का भी नंबर इंक्रीज कर दोगे। अगली बार आप 2Mg लिखोगे प्लस में O2 इज इक्वल टू 2MgO। ये आपका बनेगा। इस समीकरण को हम लोग संतुलित करेंगे। ये समीकरण कैसा हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो हमें रासायनिक समीकरण लिखना है एग्जाम में, लेकिन उसे संतुलित फॉर्म में लिखना होता है। कभी कभी एग्जाम में रिएक्शन दे देगा और आपसे बोलेगा कि रिएक्शन को संतुलित करके दिखाइए, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। आपको स्टेट लिखने पड़ते हैं वहां पे, और उसके सामने उसकी अवस्थाएं लिखनी पड़ती है। अवस्थाएं, स्टेट अवस्था एक ही चीज है, उसको संतुलित करना आवश्यक होता है। बैलेंस समीकरण जो होता है ना, वही एग्जाम में हमें लिखना है। अगले क्लास में हम लोग संतुलित कैसे करते हैं उनके तरीकों को जानेंगे, और 2-4 समीकरण हम लोग बैलेंस भी करेंगे। उम्मीद है आपको रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, उसको कैसे लिखते हैं, अवस्थाएं क्या होती हैं और पहचान क्या होती है, और साथ में समीकरण किस प्रकार से हमें संतुलित रखना पड़ता है और किस वजह से रखना पड़ता है, आपको समझ में आएगा। अगले लेक्चर में हम रासायनिक समीकरणों के साथ में अलग अलग प्रकार की चीजें देखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।